क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? करूँ मैं स्टार्ट? चलो तो फिर बाद में स्टार्ट करते हैं और ध्यान देते हैं बढ़िया तरीके से। हम्म। एक बार हाँ नाम बताएं भाई। तो अब अपन आज जो है वो लगभग कितने आयोग भाई? लगभग अपन जो है वो 3 से 4 आयोग जो है वो कवर करेंगे। 3 से 4 आयोग जो है वो हम लोग कवर करेंगे। तो सभी तैयार रहें और अपने जो है वो स्टार्ट कर दें पढ़ना। सुबह आपकी क्लास क्लास हो गई थी? सुबह तुम लोगों की क्लास हो गई थी क्या सर की? ठीक है। तो अपन जो है वो आज जो है वो एक तो आरपीएससी कवर करेंगे और एक दोस्तों जो है वो मानवाधिकार आयोग, एक वित्त आयोग और जो है वो एक आपका जो है वो अपन लोग जो है वो कवर करेंगे। 4 आयोग कवर करेंगे। एक बार तुम्हारे कमेंट मेरे को अच्छे से शो हो जाएं तो फिर जो है वो मैं थोड़ी बातचीत स्टार्ट करूँ तुम लोगों से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून हो गया। हाँ, आज मैं जो है वो थोड़ा लेट ही उठा, इसकी वजह से तुम्हारी सुबह क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब सब तैयार हो ना पढ़ने के लिए? करें स्टार्ट? तो चलो जो है वो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बात जो है वो हाँ कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है वो 4 आयोग कवर करेंगे और 4 आयोग कौन कौन से होंगे? जो आप लोगों के लिए एक तो आरपीएससी जो सबसे बड़ा आयोग है, एक मानवाधिकार जो थोड़ा सा पढ़ने के अंदर सबसे बड़ा आयोग है, और 2 छोटे आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, ये 4 चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तुम्हारे कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। और अब 2 ढाई घंटे जो है वो हम जो है वो आरपीएससी के बारे में थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा स्टार्ट करें। तो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पर जो है वो देश में आज़ादी से पहले एक कमीशन बना था। एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरे जो फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप इतना याद कर लोगे तो फिर प्रश्न गलत होगा ही नहीं। तो आरपीएससी के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो ली कमीशन ने भारत में यूपीएससी की स्थापना के बारे में सिफारिश की थी, लेकिन राज्यों में जो है वो दोस्तों जो है वो लोक सेवा आयोग के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की थी। राज्यों में लोक सेवा आयोग के बारे में इन्होंने कोई बात जो है वो नहीं कही थी। ली कमीशन ने राज्यों के अंदर जो है वो हाँ आपके कोई भी बात जो है वो राज्यों से संबंधित जो है वो ली कमीशन ने नहीं करी थी। तो अब हम लोग जो है हाँ संभागीय आयुक्त बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। अब 2 दिन अपना टारगेट जो है वो केवल और केवल जो है आयोग पढ़ना है। तो अगर आप लोग जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो सामने सबसे बड़ा चैलेंज है और उनको एकदम बिना किसी डाउट के पढ़ना पड़ेगा, बिना किसी डाउट के पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा सा ध्यान देवें और ये जो आपके 8-9 आयोग हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। जैसे आज हम लोग आरपीएससी पढ़ लेंगे और आरपीएससी के साथ साथ मानवाधिकार आयोग का प्रयास करेंगे। फिर 2 आपके छोटे आयोग जो है वो राज्य वित्त आयोग हैं और 2 जो है वो आपके क्या हैं, राज्य निर्वाचन आयोग हैं, राज्य निर्वाचन आयोग है। उसके अलावा जब अपन पढ़ेंगे तो अपने यहाँ सूचना आयोग के बारे में थोड़ी बात करेंगे। थोड़ा हम जो है वो लोकायुक्त के बारे में बात जो है वो थोड़ा हम लोग करेंगे। फिर हम लोग जो है वो महिला आयोग के बारे में थोड़ी सी जो है वो बातचीत हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो ये सारे आयोग हम पढ़ेंगे और अब मैं एकदम सही हूँ। अब जो है वो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहली चीज आपको बता देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो यूट्यूब पे मुझसे आयोग पढ़े होंगे। किस किस ने पढ़ा हुआ है? स्टार्ट हुई है बस 2 मिनट, अभी तक क्लास नहीं हुई है। तुम में से किस किस ने यूट्यूब पे मुझसे पहले आयोग पढ़े हुए हैं? तो अगर आपने पढ़े हुए हैं तो उनको एक बार भूल जाओ। यूट्यूब और ऐप में बहुत अंतर होता है। यूट्यूब पे हमें एक ही मैराथन में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब हम ऐप पे पढ़ते हैं तो हम डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ जो है वो आपको इंटरलिंक होती है। जैसे अब मेरे को अगर गवर्नर आप बोलोगे सर यूट्यूब पर पढ़ाओ, तो गवर्नर यूट्यूब पर कोई नहीं चाहेगा कि वो 11 घंटे गवर्नर पढ़े। हम यहाँ 11 घंटे पढ़ते हैं ना।
तो अपन लोग जो है वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा समझकर पढ़ेंगे, आरपीएससी के बारे में पूरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक पहला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन संवैधानिक आयोग है या नहीं है? निम्न में से कौन संवैधानिक आयोग है या नहीं है? पहला कंफ्यूजन तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जिस भी आयोग का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में हो, संविधान के किसी अनुच्छेद में हो, संविधान के किसी अनुच्छेद में हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक आयोग। अगर अनुच्छेद में नहीं है तो फिर उसके लिए कोई संविधान संशोधन लाया गया हो, संविधान संशोधन ला के संविधान संशोधन द्वारा नया आर्टिकल जोड़ा हो, नया आर्टिकल जोड़ा हो, नया अनुच्छेद जोड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके जो है वो संवैधानिक आयोग। पहली चीज समझना आप लोग, पहली चीज आप लोगों को क्या समझनी है? संवैधानिक आयोग का मतलब होता है संविधान के किसी आर्टिकल में आपके जो है वो आयोग के बारे में चर्चा है, या फिर कोई संविधान संशोधन लाके बनाया हो। का सर एग्जाम्पल दो, जैसे आरपीएससी का उल्लेख जो है वो दोस्तों आपके संविधान के अंदर है, लेकिन वित्त आयोग, राज्य वित्त और निर्वाचन आयोग जो है इनका उल्लेख आपके 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा होता है। तो ये भी आपके जो है वो संविधान संशोधन द्वारा होता है, ये भी संविधान में है ना, तो ये संवैधानिक आयोग है। लेकिन क्या मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग है? क्या मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग है? क्या राज्य सूचना आयोग संवैधानिक आयोग है? वो संवैधानिक नहीं है, बट वो वैधानिक है, वो लीगल है, स्टैच्यूटरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। याद रखें, यहां दूसरा शब्द मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली चीज किस किस को समझ में आई कि संवैधानिक आयोग से मतलब होता है संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख हो या किसी संविधान संशोधन के द्वारा नया अनुच्छेद जोड़ा हुआ हो, किसी संविधान संशोधन के द्वारा नया अनुच्छेद जोड़ा हो, तो उसे हम संवैधानिक आयोग कहते हैं। अब एक शब्द आता है दोस्तों आपके यहाँ पे, और वो शब्द क्या आता है? सांविधिक, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो स्टैच्यूटरी, सांविधिक, या दोस्तों विधिक, जिसे आप बोलते हो लीगल। विधिक आयोग क्या है? तो सांविधिक और विधिक दोनों एक ही शब्द है, स्टैच्यूटरी और लीगल जो आपका एक ही शब्द है। और इसको आप समझिए ये क्या होता है? ऐसा कोई आयोग जिसकी स्थापना एक्ट के तहत हो, जिसकी स्थापना विधि के तहत हो, जिसकी स्थापना विधि के तहत हो, जिसकी स्थापना विधि के तहत हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपके यहाँ पे उसके लिए कोई एक्ट आया हो, जैसे आपके सूचना का अधिकार आया है ना, तो उसके तहत सूचना आयोग बना है, तो संवैधानिक तो नहीं है पर लीगल तो है ना। मानवाधिकार का एक्ट आया हुआ है ना, तो मानवाधिकार जो है वो दोस्तों आपका संवैधानिक तो नहीं है, लेकिन जो है वो क्या है? संवैधानिक तो नहीं है लेकिन लीगल तो है ना। लोकायुक्त अधिनियम आपके आया हुआ है ना, लोकायुक्त एक्ट आपका 73 में आया था ना, तो दोस्तों लोकायुक्त संवैधानिक तो नहीं है, मतलब इनकी स्थापना संविधान में तो उल्लेख नहीं है कहीं पे, लेकिन इनका जो है वो दोस्तों जो है वो किसी न किसी एक्ट के तहत स्थापना हुई है, किसी न किसी एक्ट के तहत जो स्थापना हुई है। बताओ, दो चीज क्लियर होगी क्या सर? अब इतना बता दिया तो एक ये भी बता दो कि कोई ऐसा आयोग भी है क्या जो संवैधानिक भी नहीं है, वैधानिक भी नहीं है, सांविधिक भी नहीं है? ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है जो मंत्रि परिषद के निर्णय से बन जाते हैं, जो केवल मंत्रि परिषद के निर्णय से बन जाते हैं, ऐसे आयोग भी होते हैं। जिसका एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, ना कहीं संविधान में उल्लेख है नीति आयोग का, ना कोई नीति आयोग के लिए एक्ट लाया हुआ है, बस मंत्रि परिषद ने कहा और नीति आयोग जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो नीति आयोग बन गया, आपके यहाँ पे नीति आयोग बन गया। हाँ, जैसे ना तो नीति आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख है, ना ही नीति आयोग का कहीं किसी एक्ट में उल्लेख है, केंद्र की मंत्रि परिषद ने कहा और जो है बन गया। अब आज हम लोग जो है वो सारी चर्चा करेंगे, और वो चर्चा किसके? हाँ, अब जो है वो पूरी चर्चा हम आरपीएससी और मानवाधिकार आयोग, जो दो सबसे बड़े आयोग है, उन पे चर्चा स्टार्ट कर दें। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया, वैधानिक और विधिक एक ही चीज है। कृष्ण जी के जैसे पर्यायवाची होते हैं, वैसे आप स्टैच्यूटरी लिख लो, लीगल लिख लो,
कानूनी लिख लो, सारी एक ही चीज है। इसलिए मैंने आपको अंग्रेजी में क्या लिखा, हिंदी में क्या लिखा, सांविधिक, विधिक, वैधानिक, कानूनी, ठीक है, ये एक ही चीज है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट किस किस के क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे ये आरपीएससी का रीऑर्गेनाइजेशन इतना जटिल क्यों है, क्या मतलब जो है वो अपने पायलट साहब कह रहे हैं और अपने भजनलाल जी और जो है वो भाजपा की सरकार कह रही है कि रिस्ट्रक्चरिंग करने में तो आसान लगता है, लेकिन इसके अंदर पूरे पावर जो है वो फाइल राष्ट्रपति तक जाती है। तो करें पढ़ना स्टार्ट। तो आप याद रखें, ली कमीशन ने केवल यूपीएससी के बारे में बात कही थी, उन्होंने प्रांतीय लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ नहीं कहा। तो प्रांतीय सरकारें अपने आवश्यकता अनुसार लोक सेवा आयोग जो है वो बनाने लगी और स्वतंत्रता के समय राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग थे। और वो 3 रियासतें कौन सी थी, एक जोधपुर थी, एक जयपुर थी और एक बीकानेर थी। मतलब हमारे राजा महाराजा पहले से इतने इंटेलेक्चुअल थे कि उन्होंने जो है रिक्रूटमेंट के लिए, उन्होंने नियुक्ति के लिए एक संस्था बना रखी थी, उन्होंने नियुक्ति के लिए एक संस्था बना रखी थी। तो क्रम एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। हमारे यहाँ आरपीएससी से पहले कौन सी रियासतों के अंदर दोस्तों, याद रखना वो रियासतें कौन सी थी आपकी, हाँ, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। डेट याद ना भी रहे तो ईयर 1939 जोधपुर का तो याद कर लेना, जो सबसे पहले जहां स्थापना होती है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, याद रह जाएगा। उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों आरपीएससी के बारे में। आरपीएससी जो है 16 अगस्त 1949 को तत्कालीन राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए अध्यादेश जारी किया गया। क्या जारी किया गया भाई साहब, अध्यादेश जारी किया गया, ऑर्डिनेंस जारी किया गया। तो कब जारी किया गया अध्यादेश, 16 अगस्त 1949 को जो है वो दोस्तों अध्यादेश जारी होता है। और उस समय हमारे राज प्रमुख कौन थे, सवाई मानसिंह सेकंड थे। कौन थे भाई, सवाई मानसिंह सेकंड थे, जायज बात है। अब इस जो है अध्यादेश का प्रकाशन जो है वो 20 अगस्त 1949 को होता है। अब देखो हर जगह अलग अलग जो है वो दोस्तों आपको सोर्सेज मिलते हैं। कोई कहते हैं कि दोस्तों 22 दिसंबर से काम चालू किया, कोई कहते हैं कि इसकी स्थापना 20 अगस्त को हो गई। आरपीएससी की साइट के अनुसार चलते हैं, आरपीएससी की साइट के अनुसार हम लोग चलते हैं। किसके अनुसार चले हम लोग, आरपीएससी की साइट के अनुसार चलें। आरपीएससी की साइट कहती है कि अध्यादेश 16 अगस्त को आता है और जो है वो राजपत्र में प्रकाशित 20 अगस्त को होता है और हम काम स्टार्ट 22 दिसंबर से करते हैं। हम काम स्टार्ट 22 दिसंबर से करते हैं, हम काम स्टार्ट 22 दिसंबर। तो देखो आरपीएससी के बारे में तो आरपीएससी ज्यादा जाने, तो आप लोगों को क्या क्या बताना है कि आरपीएससी की स्थापना और संचालन है दोनों ही जो है वो दोस्तों आरपीएससी की साइट के अनुसार। आप अबाउट अस में जाएंगे तो आरपीएससी खुद अपने बारे में बताती है। तो आपको इधर उधर के डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। आप तो बस प्रॉपर इतना याद रखें कि राजपत्र के अंदर प्रकाशन होता है 20 अगस्त को, काम चालू होता है 22 दिसंबर को। स्टार्टिंग में स्थापना कहां होती है दोस्तों, याद रखें जयपुर में, हाँ जयपुर में स्थापना होती है। लेकिन पुनर्गठन के बाद में जो है वो चीजें बदलती हैं। जैसे हमारा हाई कोर्ट जोधपुर में जाता है, उसी तरीके से आरपीएससी कहाँ जाती है भाई, तो आरपीएससी दोस्तों जो है वो कहाँ जाती है, अजमेर में जाती है। तो अगर कोई पर्सन पूछ ले कि कौन सी समिति के पश्चात, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आपके आरपीएससी के हेडक्वार्टर को जयपुर से ट्रांसफर करके अजमेर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अजमेर कर दिया जाता है। जयपुर से ट्रांसफर करके अजमेर कर दिया जाता है। अब तुम में से किन किन की इच्छा है कि पहले सर हमें जो है ना वो पढ़ाओ जो याद नहीं होता। आरपीएससी के प्रोविजन तो हम याद कर लेंगे, पहले तो उनके जो अटपटे से फैक्ट आते हैं ना वो पढ़ाओ। पहले अटपटे से फैक्ट पढ़ाऊंगे, इंटरेस्टिंग हिस्टोरी टाइप पढ़ाऊंगे पहले तुम लोगों को, ताकि जो वो क्वेश्चन जो है वो हाँ कैसे रही है, कब स्थापना, नियुक्ति, काम क्या होते हैं, क्या मामला है, ये तो याद है। आप तो पहले कुछ ऐसे फैक्ट बताओ जो है वो थोड़े काम चल जाए, क्योंकि आरपीएससी अपने में से एक पर्सन हर बार ऐसा पूछती है, हाँ जो आरपीएससी को ही पता होता है, जो आरपीएससी को पता होता है सही मैं बता रहा हूँ। आरपीएससी ऐसे ही पूछती है हर बार एक पर्सन, ऐसा पर्सन पूछ लेती है आरपीएससी कि हमारे यहाँ से जो है ना ऐसे सदस्य कौन है जो जैसलमेर के उस गांव से हैं। अरे भाई साहब अब हमें क्या पता कि आपके कौन से गांव से हैं,
हाँ वो तो भगवान करे इन्होंने पूछा नहीं, नहीं ये पूछ रहे कि हमारे ऐसे सदस्य कौन है जो 10वीं में मेरिट में आए हुए अपने जमाने में। अब बताओ, अपने को क्या पता चले भी आपके मेंबर साहब के 10वीं में कितने परसेंट आए हुए हैं। पूछ लेते हैं, ऐसे अभी तक पूछा नहीं है लेकिन इनसे उम्मीद की जा सकती है, ये पूछ सकते हैं, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो है वो अपन जो है वो चर्चा करते हैं। तो पहली चीज किस किस को क्लियर हुई कि आपके जोधपुर, और जोधपुर के साथ दोस्तों जो है वो आपके जयपुर और बीकानेर में जो है वो आपके यहाँ पहले से लोक सेवा आयोग थे। 16 अगस्त को जो है वो अध्यादेश आता है। 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का जो है वो राजपत्र में प्रकाशित होता है। 22 दिसंबर से आरपीएससी की विधिवत स्थापना हो जाती है। और दोस्तों याद रखें, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे हेडक्वार्टर को जो है वो दोस्तों कहां स्थानांतरित कर दिया जाता है? याद रखें कहां पे? आपके अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। स्टार्टिंग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। आज हम उस आयोग की चर्चा कर रहे हैं जिस आयोग की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है, जिस आयोग की चर्चाएं जो हैं वो भारत में सबसे ज्यादा हैं, और जिस आयोग की तरफ विश्वास लोगों का एकदम न्यूनतम हो गया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत लंबी जो है वो कहानी है कि इसका विश्वास लोगों से कैसे खत्म हुआ। लेकिन पहले हमें इसके विश्वास से ज्यादा फिक्र है इनके प्रश्नों की। तो पहले हम इनके प्रश्न को कवर करेंगे, फिर तुम्हारी इच्छा है तो 5-7 मिनट हम आरपीएससी पे चर्चा कर लेंगे। 1968 में एक मेंबर बढ़ता है तो 3 मेंबर हो जाते हैं। 73 में दोस्तों जो है वो एक मेंबर और बढ़ता है तो 4 मेंबर हो जाते हैं। 81 में एक मेंबर और बढ़ता है दोस्तों जो है वो आपके 5 मेंबर हो जाते हैं। और दोस्तों आपके जो है 2011 में 7 मेंबर। कितने दोस्तों? 7 मेंबर। तो याद रखें, यहां से क्वेश्चन अगला पूछ सकता है कि प्रारंभ में 1+2 था, तो आपके यहां 1+7 वाली संरचना कब से स्टार्ट हुई? तो गुरुजी 1+7 वाली संरचना तो 2011 से स्टार्ट हुई। 1+7 वाली संरचना स्ट्रक्चर तो कब स्टार्ट हुई? 2011 से स्टार्ट हुई। हाँ अब दोस्तों जो है वो, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विकास ने कि हमारे ऐसे कितने सदस्य हैं जो घोटाले में शामिल हुए हैं। हाँ ये भी अपन को जो है वो याद करना पड़ेगा यहाँ। हाँ तो 1968, 73, 81 को भी जरूर याद रखें। 68 के अंदर मेंबर 3 होते हैं, फिर दोस्तों 4 होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर बाद में आपके 7 हो ही जाते हैं। तो एक बार सभी लिखो 1968, 73, 81। 1968, 73, 81। 1968, 73, 81। 1968, 73, 81। आरपीएससी और मानवाधिकार आयोग दोनों याद करके जाएंगे। 1968, 73, 81। 1968, 73, 81। क्या क्या याद रखोगे भाई साहब? कि पहले आपके यहाँ मेंबर जो है वो 1+2 थे, और आज 1+7 हैं। ये 1+7 तो 2011 से होते हैं, फिर बीच में 1+3 होते हैं, फिर 1+4 होते हैं, फिर 1+5 होते हैं। तो ये कब का मामला है? तो ये कब का है? 68, 73, 81। 1968, 73 और 81। 1968, 73 और 81। 1968, 73 और 81 याद रह जाएगा तुम लोगों को। 1968, 73 और 81 क्लियर? चले आगे। अब एक एक पे चर्चा करें। तो हमारे प्रथम अध्यक्ष एस के घोष साहब थे, और उस समय दोस्तों आपके जो है वो कौन कौन सदस्य बनते हैं? अध्यक्ष तो ये थे आपके एस के घोष साहब जो है वो दोस्तों तत्कालीन आपके मुख्य न्यायाधीश थे, तो वही आपके अध्यक्ष बनते हैं। तो एस के घोष साहब आपके प्रथम अध्यक्ष थे। उस समय 2 मेंबर कौन थे? डीएस तिवारी और एनआर चंदोरकर। एनआर चंदोरकर याद करो, डीएस तिवारी और एनआर चंदोरकर। डीएस तिवारी और एनआर चंदोरकर को सर इतना डीपली पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ये डीपली क्या है मतलब? जब आपको लिखा हुआ आरपीएससी, इसको तो ऐसा पढ़ के जाओ ना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी लोग आगामी भर्तियां दे रहे हैं वो स्टेट पॉलिटी को एकदम डीपली पढ़ने की कोशिश करें, है ना। टाइम लगे जितना लगने दो। यहाँ से आपको जो है ये आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से फुल आउटपुट आएगा, प्रश्न सही होंगे, संतुष्टि भी मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग सीटी का पेपर दे के आ रहे हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा 40%। अब बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आप तो बढ़िया जाके पेपर दे के, और आप ये 10 दिन भी यूटिलाइज ऐसे ले कि आपको आगे आरएस प्री देना है, पटवार देना है, वीडियो देना है। हाँ अब आरएस वाले सब स्टूडेंट की एक ही चर्चा है, सर सीटी तो दे रहा, दे के आनो भी है, जरूरी भी है भाई,
हाँ, तो क्या याद रखना है, एस के घोष है और दोस्तों आपके डीएस तिवारी और एनआर चंद्रोकर। फिर सेकंड अध्यक्ष बनते हैं एससी त्रिपाठी। सेकंड अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके दोस्तों, एससी त्रिपाठी। सेकंड अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके, एससी त्रिपाठी। सेकंड अध्यक्ष कौन बनते हैं दोस्तों आपके, एससी त्रिपाठी। अब जब आप थोड़ा डिटेल में चलेंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा आरपीएससी के बारे में। आरपीएससी के बारे में क्या पता चलेगा, आरपीएससी के अंदर आपने ये पढ़ा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, और दोस्तों आपके जो पहले अध्यक्ष आपने क्या बताए कि एस के घोष साहब। पहले अध्यक्ष आपने क्या बताए, एस के घोष साहब। और एस के घोष साहब के टाइम में दो आपके, एक तो डीएस तिवारी और एक एनआर चंद्रोकर, एक एनआर चंद्रोकर जो है वो दोस्तों आपके मेंबर थे। फिर आपने ये कहा कि सेकेंड आपके जो है वो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो त्रिपाठी जी होते हैं। वो कौन होते हैं आपके, त्रिपाठी जी होते हैं। अब वर्तमान व्यवस्था क्या है, वर्तमान व्यवस्था क्या है, तो याद रखें कि दोस्तों आपके जो कैलाश चंद मीणा जी तो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और संगीता आर्य, मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ और अयूब खान साहब जो हैं वो दोस्तों आपके क्या हैं, अयूब खान साहब जो है वो 4 मेंबर हैं। तो आज के दिन 3 पद रिक्त हैं, या तो आप एक अध्यक्ष बना के भेज दीजिए, तो अध्यक्ष बना के भेज दोगे तब आपके 2 मेंबर खाली हैं, और अगर आप 3 मेंबर बना के भेज दो तो फिर अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा जी हो ही जाएंगे, अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा जी जो हो ही जाएंगे। तो 1 प्लस आपका 7 का जो टोटल आपका जो है वो स्ट्रक्चर है, उसमें से 4 मेंबर काम कर रहे हैं और 1 मेंबर जो है वो दोस्तों आपके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज 3 सीट खाली है, एक अध्यक्ष की और 2 मेंबर की। 3 सीट खाली है, एक अध्यक्ष की और 3 मेंबर की। याद रह जाएगा तुम्हें, हाँ कैसे। अब ये 2 सीट आपकी जो है वो सदस्य की खाली होने का कारण क्या है, बाबूलाल कटारा को जो है वो दोस्तों जो है वो निलंबित कर दिया राज्यपाल साहब ने। राज्यपाल साहब जो है वो निलंबित कर सकते हैं, हटाने का काम पूरा राष्ट्रपति करते हैं। और जसवंत सिंह राठी साहब का निधन हो गया, कैंसर से पीड़ित थे, जसवंत सिंह राठी साहब का निधन हो गया। और छोत्रिय साहब जो अध्यक्ष थे वो चले गए, उनका जो है वो कार्यकाल पूरा हो गया। आपके जो छोत्रिय साहब थे वो जो है वो चले गए। तो अब हम आरपीएससी की पूरी हिस्ट्री पर चलेंगे, जहां से बाकायदा शानदार प्रश्न आते हैं। मेरे से जितने फैक्ट बन सकते थे वो उतने फैक्ट मैंने तुम लोगों के लिए बनाए हैं, जितने फैक्ट बन सकते थे, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैंने तुम लोगों के लिए बनाए हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैंने तुम लोगों के लिए बनाए हैं। तो करें हम चर्चा एक एक के ऊपर। अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से आईएएस हैं जो दोस्तों आपके यहाँ अध्यक्ष भी रहे हैं, कौन कौन से आईएएस हैं जो दोस्तों जो है वो आपके अध्यक्ष भी रहे हैं, सारे आ जाएंगे सुरेश, सारे फैक्ट। तो देखो इतने तो याद नहीं रह सकते आपको, हाँ, लेकिन थोड़े लेटेस्ट में से तो याद रखो। जैसे एल जोशी साहब रहे, राम सिंह चौहान साहब रहे, यतीन्द्र सिंह रहे, एन.के. बेरवा रहे, दीपक उत्प्रेती रहे, ललित कुमार पंवार रहे। 2 को तो याद रखते हो, दीपक उत्प्रेती और ललित कुमार पंवार साहब को तो याद रखते हो, ये तो आपके जो है वो अभी थे। हाँ बताओ। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित अगर आप अध्यक्ष के बारे में बात करें तो दोस्तों याद रखें, दीपक उत्प्रेती और एल.के. पवार ऐसे लोग थे जो पहले आईएएस थे। अब क्या सर सबका नाम याद रखना पड़ेगा क्या, सबका नहीं, पहले एक सरसरी नजर से देख लीजिए, पहले एक सरसरी नजर से देख लीजिए, फिर आपको जो लगे उनको याद रख लेना, आपको जो लगे उनको याद रख लेना। भाई राम सिंह चौहान को याद रख लेना, हनुमान प्रसाद को याद रख लेना, बीएल रावत और एन.के. बेरवा को याद रख, मतलब 9 मेंबर ऐसे रहे हैं जो आईएएस रहे हैं और फिर बाद में दोस्तों आपके जो है वो अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपन जाते हैं कि ऐसे कौन से मेंबर हैं जो दोस्तों आपके यहाँ पे पुलिस सेवा में रहे हैं और उसके पश्चात जो है वो दोस्तों आपके अध्यक्ष पद पर आए। कहाँ सर, ये अच्छा है, ये प्रश्न जो है वो आ सकता है, आ सकता है क्या। तो दोस्तों कौन कौन, पीएस यादव साहब, आप इन्हें जानते हैं, भूपेंद्र सिंह यादव साहब अभी पीछे थे, संजय कुमार छोत्रे साहब अभी रिटायर होके गए, इनको तो जानते हो, 3 को तो जानते हो, 3 को तो जानते हो ना, बताओ। पीएस यादव, भूपेंद्र यादव, संजय कुमार छोत्रे साहब को तो जानते हो क्या। पीएस यादव पहले थे और सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, तो पीएस यादव, भूपेंद्र यादव और संजय कुमार छोत्रे साहब को तो जानते होगा सर। और किन को याद करें, एमएल कुमावत अभी समिति बनी थी,
एमएल कुमावत समिति बनी थी क्या? एमएल कुमावत समिति जो है वो आपके जो है वो, हाँ, आरपीएससी के री ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आरपीएससी में कार्यों के सुधार के लिए हाल ही में एक एमएल कुमावत समिति बनी थी गहलोत साहब के राज के टाइम। अगर आप पिछले साल का करंट अफेयर थोड़ा बहुत याद रखें तो वो एमएल कुमावत साहब यही हैं। तो ये भी आईपीएस थे जो हमारे यहाँ रहे हैं। तो सर 4 तो याद रह जाएंगे। फिर इनको कौन नहीं जानता? हबीब खान गोरान साहब को कौन नहीं जानता? कोई है क्या जो इनको नहीं जानता? हाँ, आज जिनको आप देख रहे हो ना, ये उनसे भी आगे थे उस जमाने में। इनके परिवार से पहले जो है वो आरपीएससी आरजेएस का भी पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया करती थी। इनके अमूल्य योगदान की वजह से जो है वो आरपीएससी के हाथ से आरजेएस का पेपर चला गया। आरएस का छोड़ो तुम, हाँ, इनके अमूल्य योगदान की वजह से हमारे हाईकोर्ट ने कह दिया कि तुम रहने दो, जज हम ही बना लेंगे और हमारे अनुसार बना लेंगे। हबीब खान गोरान साहब जो है वो आरपीएससी के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं, जो कि भारतीय पुलिस सेवा से थे, और ये वो है जिनका आरपीएससी में अमूल्य योगदान रहा है। इनकी वजह से या इनकी कार्य प्रणाली की वजह से जो है वो आरपीएससी के हाथ से एक अमूल्य बहुत शानदार भर्ती निकल जाती है, और वो कौन थी? आरजेएस की भर्ती। ठीक है, याद आया अब? कहाँ सर, अब याद आ रहे हैं। सबकी कहानी सुना दो तो सब सारे याद आ जाए। सबकी कहानी नहीं होती। सर क्या किया इन्होंने उस समय? इनके परिवार से और इनके जो है वो परिवार से आरजेएस में टॉप कर देते हैं लोग। तो ये जो है वो, अब मैं और चर्चा नहीं कर सकता। संवैधानिक आयोग है, माननीय कोर्ट के पास इनकी जो है वो सुनवाई चल रही है। माननीय कोर्ट जो भी कर रहे हैं वो इनके संदर्भ में करेंगे। सबकी सुना दूं तो फिर बाद में जो है तुम्हारा आरपीएससी नहीं हुआ। आज मैं सबकी कहानी नहीं सुना सकता मैं, ये याद रह जाएगा तुम्हें। उसके बाद में एमएल कुमावत याद रह गया। अब बच्चे कौन? एचएन मीणा और देवेंद्र सिंह, ये दो ही बच्चे हैं ना भाई। तुम लोगों को पीएस यादव याद हो गया, कहाँ गुरुजी? पीएस यादव याद हो गया। एमएल कुमावत याद हो गया, कहाँ जी? एमएल कुमावत जी आईपीएस थे। और हबीब खान गोरान याद हो गया। उसके अलावा भूपेंद्र जी आपके अभी रह के गए थे, तो भूपेंद्र यादव साहब याद हो गए। उसके अलावा दोस्तों संजय कुमार छोत्रिय साहब अभी रह के गए हैं, लेटेस्ट उन्होंने जो है वो दोस्तों गए हैं, फेयरवेल देनी नहीं है। आरपीएससी वाले जो है वो इतने खराब निकले, मीडिया में न्यूज आती है कि जिस दिन इनका रिटायरमेंट था उस दिन जो है वो एक आयोजन की बात थी, तो आरपीएससी के कर्मचारियों ने उस आयोजन का बहिष्कार कर दिया। तो साहब जो है वो सीधे ही चले गए कि कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे लक्षण नहीं है, नहीं मैं तुम्हें लाडू बूनिया कुछ खिला के जाता लास्ट में, लेकिन तुम्हारे लक्षण ही नहीं है। नहीं, आदमी कम से कम इतने साल काम करे तो एटलीस्ट ये होता है ना, विदाई तो अच्छी हो, थोड़ा सापो सुपो पिरा के बढ़िया कोई जो मोमेंटो दे के भेजे। लेकिन आरपीएससी वाले कर्मचारी भी खतरनाक है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं। इतना याद रहेगा आप लोगों को? तो पीएस यादव साहब, एमएल कुमावत, हबीब खान गोरान, भूपेंद्र यादव और संजय कुमार छेत्री, ये तो याद रह जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको देवेंद्र और एचएन मीणा साहब को याद रखना है। अब उसके अलावा दोस्तों आपको क्या याद रखना है? सर्वाधिक कार्यकाल, मैक्सिमम कार्यकाल डीएस तिवारी का था, और दोस्तों जो है वो सबसे कम कार्यकाल पीएस यादव का था। एक बार लिखो। प्रथम आप लोगों को पता है एसके घोष, फिर दो मेंबर थे डीएस तिवारी, एनआर चंद्रोरकर। तो अगर कोई पूछ ले आपके यहाँ पे मैक्सिमम कार्यकाल किसका रहा है अध्यक्ष के रूप में, तो डीएस तिवारी पीएस यादव, डीएस तिवारी पीएस यादव, डीएस तिवारी पीएस यादव, याद रह जाएगा। ठीक काम किया गया ये, पहले फैक्ट ले लिए। नहीं, लास्ट में क्या, आदमी की एनर्जी नहीं रहती है ना, पढ़ने वाले की रहती भी है, तो हाँ, याद करने वाले की नहीं रहती। और इन फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो पहले इनको याद करना जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पे कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो आपके जो रहे हैं, उनमें एमएल जोशी फर्स्ट कार्यवाहक अध्यक्ष थे, और अभी आपके कैलाश चंद मीणा साहब जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष है। उससे पहले शिव सिंह राठौड़ साहब भी रहे हैं, एच एन मीणा साहब भी रहे हैं, आर डी सैनी साहब भी रहे हैं, जसवंत राठी के पास भी जो चार्ज आया है, एस सी सिंगारिया जी भी रहे हैं, एस एस टांक साहब भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों? अब कुछ फैक्ट और इंपॉर्टेंट हैं।
अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आयोग में महिला सदस्य कितनी रही हैं आज तक? एक एक महिला सदस्य का नाम याद होना चाहिए। कांता खतूरिया रही हैं और कमला भील जी रही हैं, प्रकाशवती शर्मा और दिव्या सिंह रही हैं, राजकुमारी गुर्जर और वर्तमान में संगीता आर्य और मंजू शर्मा। याद कर लो भाई, हाँ याद कर लो भाई, जो है वो क्या याद रखना है, कांता खतूरिया और कमला भील, प्रकाशवती शर्मा और दिव्या सिंह, राजकुमारी गुर्जर और जय संगीता आर्य मंजू शर्मा। 7 महिला मेंबर रही हैं जिनके बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। 7 महिला मेंबर, हाँ मंजू शर्मा कुमार विश्वास साहब की वाइफ है, एकदम सही पता संजू जी आपको। संगीता आर्य जी हमारे मुख्य सचिव साहब जो हैं उनकी वाइफ है। ओके, राजकुमारी गुर्जर जो है उनका जो है कार्यकाल पूरा हो गया है। प्रकाशवती शर्मा और श्रीमती दिव्या सिंह, कांता खतूरिया और कमला भील। 7 के नाम याद रखो, 7 के नाम याद रखो, 7 के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो है वो कौन सी सदस्य ऐसी हैं जो जाके यूपीएससी की भी सदस्य रही हैं, मतलब आरपीएससी में तो रही, उसके बाद जाके आरपीएससी का आदमी आरपीएससी में तो वापस नहीं लग सकता, लेकिन यूपीएससी में लग सकते हैं। तो हमारे कांता खतूरिया जी और प्रकाशवती वर्मा जी जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यूपीएससी के भी मेंबर बने, यूपीएससी की भी मेंबर बने। तो कांता खतूरिया जी और प्रकाशवती वर्मा जी जो है वो, इनके 2 फैक्ट और क्या याद रह जाएंगे तुम्हें, कि जो है वो ये आगे जाके भविष्य में यूपीएससी की भी सदस्य रहती हैं। तो ये तो भाई सही में टैलेंटेड थे, सभी पहले आरपीएससी में फिर यूपीएससी में जाते हैं। हाँ पहले आरपीएससी में फिर यूपीएससी में जाते हैं, पहले आरपीएससी में फिर यूपीएससी में जाते हैं। एकदम फुल अपडेट है पीयूष, मजा आ रहा है, बढ़िया। हाँ और फिर मैं आप एक चीज निवेदन करूंगा, जल्दीबाजी मत करो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, लेकिन राजस्थान पॉलिटी में इंटरेस्ट जगाओ। मेरे पढ़ाने के बाद भी आरपीएससी की साइट पे जाओ, हमेशा आरपीएससी की साइट पे रिजल्ट और नोटिफिकेशन देखने जाते हो, आज आरपीएससी को जानने के लिए जाओ और जाके उनके अबाउट अस में देखो, उनके मेंबर्स को देखो, उनके अध्यक्ष के सीक्वेंस को देखो, उनके बारे में जो है वो थोड़ा पढ़ो, तो पढ़ते ऑथेंटिसिटी आएगी, चीजें और ज्यादा रिकॉल हो पाएंगी। तो कांता जी, कमला जी, प्रकाशवती जी और दिव्या जी, राजकुमारी जी, संगीता जी और मंजू जी आपकी महिला मेंबर हैं। और ये 2 मेंबर जो हैं, मेंबर साहिबान जो है वो यूपीएससी में भी जाती हैं। कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाली कौन कौन है, देने वाले कौन कौन है? कांता खतूरिया जी ने भी दिया, दिव्या सिंह जी ने भी दिया, शिवपाल सिंह जी ने भी दिया, श्याम सुंदर शर्मा जी ने भी दिया। याद रखें कौन कौन से मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दिया। हाँ कौन है? कांता जी, दिव्या सिंह जी, शिवपाल सिंह जी, श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम सुंदर शर्मा जी तो हमारे टाइम में थे। हाँ अब कैसे नियुक्ति होती है, क्या मामला होता है, वो सब कुछ हम प्रोविजंस में पढ़े, लेकिन मैं पहले तुम्हें इनकी हिस्ट्री में इसलिए लेके आया हूँ ताकि थोड़ा बहुत अब से तुम मेंटली प्रिपेयर हो सको कि आरपीएससी का प्रश्न गलत नहीं करूंगा, महिला मेंबर में जो है वो प्रॉपर तरीके से याद करूंगा। और महिला मेंबर जो है वो अगर हम बात करें, कांता, कमला, प्रकाशवती, दिव्या जी, राजकुमारी जी, संगीता री, मंजू शर्मा जी। अब कोई पूछ ले कि दोस्तों आपके यहाँ यूपीएससी में कौन गया, तो ये दोनों जो है वो यूपीएससी में गए। फिर अगर आपसे पूछ ले कि कौन है जिन्होंने जो है वो दोस्तों आपके यहां पर जो है वो इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने वाले भी कांता जी और जो है वो दिव्या सिंह जी, इन दोनों ने जो है वो दोस्तों त्याग पत्र दिया। इन दोनों ने क्या दिया? त्याग पत्र दिया। इन दोनों ने क्या दिया? त्याग पत्र दिया। ठीक है, याद रह जाएगा। उसके अलावा श्याम सुंदर वर्मा और शिवपाल सिंह जी, श्याम सुंदर वर्मा और शिवपाल सिंह जी, श्याम सुंदर वर्मा और शिवपाल सिंह जी। और फैक्ट क्या है? राजस्थान लो, हाँ सर इसमें सीएम, हाईकोर्ट आयोग के इतने लोग, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। देखो पूजा जी, आप याद करो तो आप कर लो, नहीं पोकर कर लेगा, पोकर नहीं करेगा तो राजेश कर लेगा, नहीं मोहित कर लेगा, जो याद कर लेगा वो पर्सन सही करा पाएगा। हाँ पोकर तो पहले क्लास ले लिया, अगर पहले मत कराया अगर मेरी क्लास में हो हा पीडीएफ पीडीएफ, मैं पहले याद करा दूं फिर आप पे दे दूं। आगे बात समझ में? तेरी प्रवृत्ति बहुत खराब है, जल्दी ब्लॉक आउट में है। हाँ
मैं एक इतना अपडेट करके तुम्हारे लिए कंटेंट लेकर आया हूँ, फिर बाद में क्या समस्या है भाई। चलें आगे, थोड़ा सा ध्यान देवें, आगे चलें। तो दोस्तों जो है वो बात करते हैं आपके यहाँ और क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, और उसको थोड़ा सा जो है वो ध्यान देते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो विधानसभा में मुख्य सचेतक भी रहे हैं, मतलब जो आरपीएससी के मेंबर रहे हैं, और आरपीएससी के मेंबर रहते हुए दोस्तों जो आपके लोक सेवा आयोग के मेंबर रहते हुए मुख्य सचेतक भी रहे, वो ओपी गुप्ता है। वो कौन है दोस्तों? आपके ओपी गुप्ता हैं। वो कौन है दोस्तों? आपके ओपी गुप्ता है। ऐसे जो व्यक्ति जो अध्यक्ष भी रहे और सचिव भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे और सचिव भी रहे हैं, वो कौन है? एन के बेरवा जी। दोस्तों जो है वो कौन है? एन के बेरवा जी। और ऐसे व्यक्ति जो सदस्य भी रहे हैं और राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, मतलब मुख्य सचिव रह के फिर बाद में सदस्य भी रहे हैं, तो वो कौन है? सांवलदार उज्जवल साहब। वो कौन है? सांवलदार उज्जवल साहब। और ऐसे अध्यक्ष है जो लोकसभा में भी जीत के गए, तो दोस्तों वो कौन है? आपके सी आर चौधरी साहब। कौन जीत के गए थे? सी आर चौधरी, नागौर से सांसद रहे ना। हाँ, ऐसे सदस्य जो लोकसभा, ये तो अध्यक्ष हैं जो आगे जाके एमपी बनते हैं। ऐसे सदस्य जो फिर बाद में आगे जाके एमपी बनते हैं, वो धुलेश्वर मीणा भी हैं। आपके कौन है? धुलेश्वर मीणा भी हैं। और आयोग की महिला सदस्य जो पहले मंत्री भी रही हुई है, कमला भील हैं जी। आयोग की महिला सदस्य जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, वो कांता खतूरिया जी हैं। और आयोग के सदस्य जो आगे भविष्य में जाके राज्यपाल भी बनते हैं, वो रघुकुल तिलक हैं। अब इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे जाएगा तो अपन कुछ नहीं कर सकते। फिर ये भी कोई ढूंढ ढूंढ के निकालें, इनसे आगे कोई जाएगा तो, हाँ, इनसे आगे कोई जाएगा तो फिर आपके मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फैक्ट के मामले में जो है वो अगर चले, हाँ अजय जी एकदम सही, फैक्ट के मामले में अगला, अब इससे आगे जाए तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हम केवल इतना पढ़ सकते हैं कि आरपीएससी जो है वो क्या करती है, आरपीएससी कैसे करती है, उन सारी चर्चाओं के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। मैक्सिमम फैक्ट जो बन सकते थे वो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया कि ऐसे विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है जो आपके आयोग के सदस्य रहे? ओपी गुप्ता। कौन दोस्तों? ओपी गुप्ता मुख्य सचेतक विधानसभा में होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन है जो आयोग में ही सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे? एन के बेरवा। ऐसे कौन है जो पहले मुख्य सचिव थे फिर आरपीएससी में जाके मेंबर बने? सांवलदान उज्जवल साहब। ऐसे अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा? सी आर चौधरी साहब, अपने नागौर से चुनाव लड़ा था, जीते भी थे। ऐसे सदस्य कौन थे जो बाद में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते? धुलेश्वर मीणा जी। ऐसे कौन थे जो पहले मंत्री थी और फिर बाद में जो मेंबर बने? कमला भील जी। और ऐसे कौन थे जो आपके यहाँ सदस्य थे लेकिन पहले महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं? कांता खतूरिया। और ऐसे कौन थे जो सदस्य थे और राज्यपाल बने? रघुकुल तिलक। हाँ, अब सफिशिएंट लग रहा है? अब इससे ज्यादा भारी पूछ ले तो फिर बाद में अपन जो है वो अगली साल ही ऐड कर सकते हैं और जो है वो कोई इलाज नहीं है। पहली बात, आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन कौन से आईएएस मेंबर रहे हैं, कौन कौन से आईपीएस मेंबर रहे हैं या अध्यक्ष रहे हैं, कौन से आईएएस अध्यक्ष रहे हैं, कौन से आईपीएस अध्यक्ष रहे हैं। उसके अलावा कौन कौन महिला सदस्य रही हैं। उसके अलावा किन किन ने त्याग पत्र दिया है। ठीक है, कौन कौन यूपीएससी में गया है। उसके अलावा आपके यहाँ पे फर्स्ट अध्यक्ष और 2 सदस्य कौन थे, मैक्सिमम कार्यकाल किनका है, मिनिमम कार्यकाल किनका है। फिर उसके बाद में ऐसे कौन से मुख्य सचेतक हैं जो आरपीएससी में आए, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो आरपीएससी में सचिव और अध्यक्ष दोनों बने, ऐसे कौन हैं जो आपके सीएस भी रहे और उसके बाद में आरपीएससी में आए, ऐसे कौन है जो अध्यक्ष के बाद एमपी बने, ऐसे कौन हैं जो सदस्य के बाद एमपी बने।
ऐसे कौन हैं जो पहले मंत्री थे फिर आरपीएससी में आए? ऐसे कौन हैं जो पहले महिला आयोग स्टेट वुमेन कमीशन में थे फिर आरपीएससी में आए? ऐसे कौन हैं जो पहले आरपीएससी में थे और फिर गवर्नर बने? अब इससे ज्यादा लेवल पे अगला नहीं जाए, इससे ज्यादा लेवल पे अगला नहीं जाए। जाए तो फिर बाद में अपन आप उनमें क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं सूरज जी। इससे ज़्यादा तो अगला ये पूछ सकता है कि आरपीएससी मेंबर थे, उनका गोत्र क्या था? चारों गोत्र क्या थे अगर एक याद है तो आपको, है ना? उनकी राशि क्या थी? किन के साढ़े साथी चल रही थी, किन के साढ़े साथी नहीं चल रही थी? ठीक है। फिर अगला और इससे ज़्यादा तो क्या पूछे अगले के पास, कोई क्वेश्चन ही आए तो फिर बाद में बनाना ही हो, कोई आरपीएससी बड़ा आरपीएससी का ही मजा लेना चाहे तो यही पूछ सकता है। और तो हाँ, अध्यक्ष का कर्म भी, हाँ सीक्वेंस पूछ सकता है, क्रम भी पूछ सकता है, कर्म भी पूछ सकता है ना? हर आदमी को लगता है मेरे साढ़े साथी चल रही। सर हमें एक क्वेश्चन के लिए इतना परेशान किया जा सकता है? नहीं, मेवाड़ के इतिहास से अब भी कम है। आरपीएससी से 1% की गारंटी है, मेवाड़ के इतिहास से 1% की गारंटी नहीं है। प्रजामंडल से अब भी कम है, किसान आंदोलन से अब भी कम है। केवल बिजोलिया किसान आंदोलन में इतने फैक्ट है जितने पूरी आरपीएससी में है। महाराणा कुंभा के इतने फैक्ट है जितने पूरी आरपीएससी में है। महाराणा सांगा के इतने फैक्ट है जितने पूरे आरपीएससी में है। तो वहां मेवाड़ की हिस्ट्री से एक क्वेश्चन की पूरी संभावना नहीं है, या आरपीएससी से 1% की पूरी संभावना है, तो फिर क्या समस्या? ठीक है। और ऐसे और आप जो है बड़ी इफेक्ट और बनाते रहो, और धीरे धीरे और कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे जैसे मिलेंगे। अभी बेसिक तो इतना याद करने की कोशिश करो। सर आरपीएससी को भंग करने का बोल रहे हैं, उसके बारे में बताओ। हाँ, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। आरपीएससी को भंग करने का बोल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा जो है वो अभी कर लेते हैं। तुम बोलते हो तो 2 ही मिनट में कर लेते हैं, तुम बोलोगे तो 2 मिनट में कर लेते हैं। करें चर्चा? फिर अपने को मानवाधिकार आयोग भी पढ़ना है, फिर अपने को मानवाधिकार भी पढ़ना है। होए विनीता जी, कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। लेकिन हम सबका क्रम आने वाले 4 दिन में यही रहेगा। आप लोगों ने जिला प्रशासन पढ़ लिया है ना? जिला प्रशासन में संभागीय आयुक्त में पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं आपको आयोग पढ़ाऊंगा। आयोग के बाद में धीरे से मैं तुम लोगों को हाई कोर्ट ले जाऊंगा। हाई कोर्ट से फिर धीरे से वापस तुम्हें मुख्य सचिव साहब से मिला के लाऊंगा, और उसके बाद में तुम्हें पंचायती राज से मिला के लाऊंगा। तो जो जो लोग आज तक पॉलिटिक्स ये लास्ट टॉपिक से भागते थे, उनको पहले मैं मजबूर करूंगा कि ये पढ़ने पड़ेंगे, फिर पढ़ाऊंगा विधानसभा और सीएम, फिर पढ़ाऊंगा विधानसभा और सीएम। और ये प्लानिंग इस बार इसलिए रखी गई कि तुम लोगों को सुधार सकूं, थोड़ा मेरे में भी सुधार ला सकूं। केवल और केवल यही उद्देश्य था। इन आरएस वाले बच्चों के लिए केवल और केवल यही उद्देश्य था कि जो है वो हर बार आप लोग पढ़ने में मजा लेते थे, गवर्नर से चालू करते थे आर्टिकल 152 से 213 तक पढ़ के गुरुजी आरपीएससी होगी, हो गया मामला हो गया, राजस्थान पॉलिटी होगी ना ना। हाँ, तो अब इस बार राजस्थान पॉलिटी जब पूरी करेंगे उसमें सीक्वेंस ये रहेगा, लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, छोटे वाले सारे टॉपिक करके फिर बाद में अपन जो है वो सीएम पे आएंगे। फिर देखेंगे किसमें कितना कितना इंटरेस्ट है, फिर देखें किसमें कितना कितना इंटरेस्ट है। तो आपको जो आईएएस रहे हैं उनको थोड़ा देखना, आप लोग टाइम मिले जब, जैसे दीपक उत्प्रेती, एल के पवार साहब, एल जोशी साहब जो कि फर्स्ट कार्यवाहक रहे हैं, राम सिंह चौहान साहब, यतिंदर सिंह जी, एन के बेरवा, जेएम खान, आईपीएस सारे याद हो गए। पीएस यादव, भूपेंद्र यादव, संजय कुमार चौधरी याद थे, एमएल कुमावत और हबीब खान गोरानी याद हो गए। मैक्सिमम कार्यालय डीएस तिवाड़ी और सबसे कम कार्यालय पीएस यादव। ठीक है।
और उसके अलावा दोस्तों आपके कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो दोस्तों आपके एमएल जोशी साहब हैं पहले, और वर्तमान में कैलाश चंद्र मीणा साहब रहे हैं, तो ये आप लोगों को याद रह जाएगा। आयोग की महिला सदस्य कांता खतूरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुजरी, और उसके अलावा राजकुमारी गुजर, और उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो संगीता आ रही है और मंजू शर्मा जी। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, कांता जी और प्रकाशवर्ती शर्मा जो है वो यूपीएससी में गई है, कांता जी और दिव्या सिंह जी ने त्यागपत्र दिया है, श्याम सुंदर वर्मा और शिवपाल सिंह जी ने भी त्यागपत्र दिया है, कांता जी और प्रकाशवती जी जो है वो आपके यूपीएससी में भी गए हैं। सदस्य जो मुख्य सचेतक रहे ओपी गुप्ता, अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे एन.के. बेरवा, और मुख्य सचिव और सदस्य दोनों रहे सांवलदान उज्जवल, अध्यक्ष जो एमपी बने सी.आर. चौधरी, सदस्य जो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो आगे जाके एमपी बने धुलेश्वर मीणा जी, आयोग की महिला सदस्य जो मंत्री रही हैं कमला भील जी, और आयोग की महिला सदस्य जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं कांता खतूरिया जी, सदस्य जो दोस्तों आपके राज्यपाल भी रहे रघुकुल तिलक जी, और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, मैंने आप लोगों को इसी साइट के अंदर कंप्लीट तरीके से बता दिया कि कैलाश चंद्र मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का इंतजार चल रहा है और अध्यक्ष जो अभी हमें मिल नहीं पा रहे हैं, या पता नहीं कोई जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कुलदीप का गुरु जी, जिला प्रशासन तो कोई पढ़ाता ही नहीं, हम नहीं पढ़ा है, बढ़िया बात है। अब चलें इसके प्रोविजन कंप्लीट करें, फिर आरपीएससी कंप्लीट हो जाएगी। पहली बार तुम्हें आर्टिकल वाइज आरपीएससी पढ़ने में मजा आएगा। हाँ ना, टेस्ट सीरीज के अनुसार कभी किताब क्लासें नहीं होगी, क्लासें अपने अनुसार होगी। टेस्ट सीरीज केवल और केवल जो है वो उनके लिए है, हाँ, जिन्होंने थोड़ा बहुत कवर कर रखा है या चैलेंज के रूप में कवर करना चाहते हैं। तुम लोगों के लिए और टेस्ट हो जाएंगे, पहले 2-3 महीने कोर्स पूरा करो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 14 के अंदर आर्टिकल 315 से 323 के बीच में राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन, उसके कार्य, उसकी शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की बर्खास्तगी का प्रावधान है। तो पहले लिखें संविधान का भाग 14 315 से 323, हाँ याद रखें 315 से 323, 315 से 323। अब हम जो है वो हर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। 315 से 323 और 323, 315 से 323। हाँ, आरपीएससी ऐसे भंग थोड़ी हो सकती है, आरपीएससी जो है वो संवैधानिक निकाय है, ऐसे भंग नहीं हो सकता भाई साहब। तो भाग 14 315 से 323। पहली चीज ये, आज हम आर्टिकल वाइज चलेंगे ताकि तुम्हें जो है मजा आ सके। 315 में क्या है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। मतलब संघ के लिए अपना यूपीएससी बना दो और राज्यों के लिए जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पीसीएस बना दीजिए। तो दोस्तों आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो जैसे आपके राज्यों के लिए आरपीएससी बना दिया। तो याद रखिए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए भी एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, प्रत्येक राज्य के लिए भी एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो अगर कोई पूछ ले कि कौन से आर्टिकल में आरपीएससी का उल्लेख है तो क्या बताओगे, 315। दो या दो से अधिक राज्य अगर आपसी सहमति से ये कहते हैं कि उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दो तो दोस्तों जो है संसद बना सकती है। लेकिन इसके प्रावधान के लिए उन दोनों राज्यों को अपने विधानमंडल से जो है वो एक प्रस्ताव पारित करके भेजना पड़ेगा और संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो बना सकती है। हाँ बताओ, श्योर, पक्की बात। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को, हाँ मैं केवल यहाँ पे आपको आरपीएससी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल 315 और सारी चीजें बता रहा हूँ। 315 क्या कहता है, आर्टिकल 315 कहता है कि एक यूपीएससी होगा और दोस्तों जो है वो एक हम हर राज्य के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे। जायज बात है, 315 में आरपीएससी का उल्लेख है। अब अगर आपके यहाँ कोई ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहता है, कोई राज्य मिलकर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि राजस्थान है और हरियाणा जो है वो दोनों चाहते हैं कि हमारे तो काम नहीं कर रहे ढंग से, हमारे एक संयुक्त बना दो। तो भाई राजस्थान की विधानसभा और हरियाणा की विधानसभा दोनों में विधान परिषद तो है नहीं, ये प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजें तब जाके दोस्तों जो है संसद है इनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी कोई बना हुआ नहीं है, पहली चीज क्लियर। अब अगर राज्यपाल साहब को लगे कि हमारे राज्य का ये काम, यदि किसी राज्य का राज्यपाल
संघ लोक सेवा आयोग से किसी कार्य हेतु अनुरोध करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति से अनुमोदन के बाद राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं। मतलब अब जैसे मान लो कि हमारे राज्यपाल साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि आरएस का पेपर जो है वो यूपीएससी करवा ले तो ठीक रहे, यूपीएससी करवा ले तो ठीक रहे। अगर ये बात हमारे राज्यपाल साहब हरिभाऊ वागड़े साहब आए बात ही कह दें, गवर्नर साहब की इच्छा है कि आरएस का पेपर जो है वो यूपीएससी करवा ले तो ठीक रहे। एक बार बताओ ऐसी इच्छा हो जाए तो कोई कार्य कोई आवश्यकता मतलब गवर्नर को पड़े कि ये काम जो है वो यूपीएससी करवा ले तो ठीक रहे, तो इसकी क्या जो है वो व्यवस्था है। तो इसकी व्यवस्था क्या है, राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से किसी कार्य के लिए अनुरोध करता है तो संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति से अनुमोदन लेगा। तो यूपीएससी वाले जो हैं वो राष्ट्रपति साहब से जो है वो अनुमोदन लेंगे, राष्ट्रपति साहब से जो है वो अनुमोदन लेंगे कि क्या हम इस आरएस के पेपर को हम करवा लेंगे। और अगर राष्ट्रपति साहब हाँ बोल दें तो फिर बाद में आरएस जो है वो यूपीएससी करवा सकती है। क्या सर ये हो जाए तो जाए तो आगे से तुम जब ये डिबेट विबेट सुनो तो तुम भी अपना विचार रख सकते हो कि पुनर्गठन तो जब चाहे तब हो जाएगा, कम से कम 1-2 भर्तियां यूपीएससी को दे दो, हैं? बताओ, ये तो बोल सकते हो। तो ये इसलिए मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं कि बेसिक तुम लोगों को पता चल सके कि आरपीएससी है क्या। केवल इसे रटने से काम नहीं चलेगा, 662 से काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 315 से 323 के बीच में प्रोविजंस हैं और भाग 14 में प्रोविजन है। और 315 क्या कहता है, संघ के आयोग की, राज्य के आयोग की, संयुक्त के आयोग की और राज्यपाल कोई कार्य आपके संघ लोक सेवा आयोग को देता है तो आपके जो है वो यूपीएससी वाले पहले परमिशन प्रेसिडेंट से लेंगे। हाँ चले आगे, बताओ 315 किस किस को क्लियर हो गुरुजी? 315 तो एकदम जमा पूरा क्लियर हो गया। तो इससे पहले कौन कौन थे जो कभी आर्टिकल पे ध्यान ही नहीं देते थे? इससे पहले पहले जो है वो कौन कौन थे जो पहले आर्टिकल पे ध्यान ही नहीं देते थे? ठीक है ऐसे चले 316 पे। अब 316 पे चलते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। मतलब आर्टिकल 316 क्या कहता है कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी और दोस्तों जो है वो इनके कार्यकाल क्या होगा। नियुक्ति क्या होगी और कार्यकाल क्या होगा, और नियुक्ति के लिए दोस्तों जो है वो इनकी योग्यता क्या होगी। नियुक्ति के लिए इनकी जो है वो योग्यता क्या होगी, नियुक्ति के लिए इनकी जो है वो योग्यता क्या होती है। 315 में आरपीएससी का उल्लेख है, 316 के अंदर उनके अपॉइंटमेंट और दोस्तों उनके टेन्योर का उल्लेख है और उनकी योग्यताओं का उल्लेख है। तो हमेशा याद रख लेना, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल द्वारा की जाएगी, हमेशा राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? हाँ किसके द्वारा दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा जो की जाएगी। अब पता है बहुत सारे लोगों को अब आरपीएससी अच्छा लग रहा होगा। पता है क्यों लग रहा है तुम लोगों को? तुमने जो पहले पढ़ा हुआ है ना वो बिना आर्टिकल के पढ़ा हुआ है, और जब कोई चीज बिना आर्टिकल के पढ़ते हैं ना तो उस पर डाउट रहता है, उस पर शंका रहती है, उस कंटेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आता, उस कंटेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आता और उस कंटेंट में ऐसा लगता है कि कुछ बाहर चला जाएगा, पर्सन गलत हो जाएगा, ये सही तो लिखाया है क्या, ये सही तो है क्या, कहीं गलत तो नहीं लिखा दिया, ये हमेशा डाउट रहता है। अब जैसे ही मैंने आर्टिकल वाइज तुमसे बात की, बात वही कर रहा हूं जो तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, बात मैंने वही की। 315 में हमने वही बात की कि आरपीएससी जो है वो बनेगी। 316 में बात वही कर रहा हूं मैं आपके सामने कि आरपीएससी के यहाँ नियुक्ति कैसे होगी और नियुक्ति जिन लोगों की होंगी उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए और उनके साथ जो है वो दोस्तों उनका जो है वो कार्यकाल क्या होना चाहिए। बात मैं वही कर रहा हूं, मैं एविडेंस के रूप में 316 जोड़ रहा हूं और उसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा जा रहा है। बस इतना ही अंतर है। तो अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कार्यकाल पहले जो है वो दोस्तों जो है वो 6-60 हुआ करता था। पहले कार्यकाल क्या होता था? 6 वर्ष का कार्यकाल या 60 की आयु जो भी पहले हो। पहले कार्यकाल क्या हुआ करता था? 6-60 हुआ करता था। पहले कार्यकाल दोस्तों जो है क्या हुआ करता था? 6-60 हुआ करता था। अब कार्यकाल 6-62 है, मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 की आयु, 6 वर्ष का कार्यकाल है या 62 की आयु। तो पूछ ले अगर कि आपके यहां पर ये जो प्रोविजन था
660 का, इस प्रोविजन को 662 का कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 41वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। एक प्रश्न और तैयार कर लो। दोनों में मोतीलाल जी साथ ही चलता है आरपीएससी यूपीएससी, तो हम यहाँ पे केवल आरपीएससी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ लेंगे। तो क्या याद रहेगा तुम्हें? 660 जो है वो 41वें संविधान संशोधन से बदलकर जो है वो 662 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आपके 41वें संविधान संशोधन से अपडेट होकर 662 हो गया। याद रह जाएगा। दो चीज याद हो गई तुम्हें कि 316 में नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यता है। नियुक्ति कौन करेगा भाई साहब? अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और राज्यपाल जितना भी काम करता है वो दोस्तों जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, और जड़ जो है वो यही है, समस्या की जड़ यही है। तो आपको नहीं लगता कि नियुक्ति के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए? आरपीएससी में नियुक्ति के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता क्या? गूगल कर लो नया जी, काम की चीज बताई जा रही है, आपको इच्छा नहीं है और चीजें याद करनी तो गूगल कर लो, बेसिक चीज है। हाँ, अब बताओ एक बार मेरे को कि आपको नहीं लगता क्या कि आर्टिकल 316 के अनुसार जो आपके यहाँ प्रोविजन है, आर्टिकल 316 के तहत जो आपके यहाँ पे प्रोविजन है, और प्रोविजन क्या है कि जो है वो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, और अपॉइंटमेंट का प्रोविजन सिंपल सी बात है कि राज्यपाल साहब जो है वो नियुक्ति करेंगे, और नियुक्ति जो है वो राज्यपाल साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही परामर्श पे करते हैं। ये तो बेसिक बात है, तो करना चाहिए ना। तो नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप को अगर आपको कम करना है तो इसके लिए हमें एक जो है वो एक दोस्तों क्या बनानी चाहिए? समिति बनानी चाहिए, बनानी चाहिए ना, एक समिति बनानी चाहिए आरपीएससी से संबंधित। अब इसके आधार पे सरकार बोलेगी इसके अंदर तो जो इंटरफेयर है, फिर तो गलत बात है, ये तो हमारी पावर्स कम क्यों हो रही है? लेकिन एक प्रॉपर कमेटी बनानी चाहिए, और कमेटी के अंदर पता किस किस को रखना चाहिए? तुम्हारा मन क्या करता है ये कमेटी में कौन कौन रहे? मेरा मन करता है कि कमेटी में सीएम साहब रहने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन रहने चाहिए, और उसके अलावा आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहने चाहिए। अगर ये तीनों लोग सहमत हैं तो उसको सदस्य और अध्यक्ष बनाओ। हाँ, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता और सीएम साहब, विपक्ष के नेता और सीएम साहब, और अगर ये तीनों लोग सहमत है तब जाके जो है उसको मेंबर या अध्यक्ष बनाओ। बताओ, मजा आ जाएगा? तुम्हारा मन नहीं करता ऐसा होना चाहिए? और ऐसा है, हमारे मानवाधिकार में जब चलेंगे आप वहां देखेंगे ऐसा कई जगह प्रोविजंस हैं, तो होना चाहिए ना ऐसा। हाँ, तो ऐसा कुछ रिफॉर्म अगर संसद करे, क्योंकि इससे संबंधित पावर पूरी संसद के पास और राष्ट्रपति के पास है, पावर जो है संसद और राष्ट्रपति के पास है, तो होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ दोस्तों आपके सीएम साहब, और जो है वो सीजे, हाई कोर्ट की सीजे। मैं कह रहा हूं आदि समस्याओं का समाधान हो जाए। मेरा मानना है कि आदि समस्याओं का समाधान हो जाए। हम ऐसे आरपीएससी पढ़ना चाहते हैं, भागम भागी में मत पढ़ लो, 2 आयोग पढ़ लो, पर काम के ऐसे पढ़ के जाओ कि कोई समस्या नहीं रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये 660 से 62 41वें संविधान संशोधन से हुआ, क्या कोई व्यक्ति अनपढ़ है और आरपीएससी का मेंबर बन सकता है? बताओ तुम लोग, क्या व्यक्ति अनपढ़ है और आरपीएससी का मेंबर बन सकता है? तो योग्यता तो ये कहती है कि आयोग के आधे से अधिक सदस्य जो है वो दोस्तों 10 वर्ष तक केंद्र तथा राज्य में सरकारी सेवाओं में अनुभव रहे हों, और अन्य आद्य सदस्य एजुकेशन, समाज सेवा, राजनेता, वकील हो सकते हैं भाई। हाँ, तो सर जब मंत्री अनपढ़ बन सकता है तो आरपीएससी मेंबर भी बन सकते हैं। कि कम से कम 10% सीट हो मोतीलाल, पर पहले यहां पढ़ लो थोड़ा सा। तो जो है वो आप यहां रखें कि आधे सदस्य, आयोग के आधे सदस्यों के पास 10 वर्ष का केंद्र एवं राज्य की सरकारी सेवा का अनुभव होना जरूरी है। आधे सदस्य जो है वो अन्य भी हो सकते हैं, आधे सदस्य अन्य भी हो सकते हैं। क्या सर इस प्रोविजन में भी चेंज होना चाहिए? तुम्हें बहुत ज्यादा बातें आ रही हैं, इतने दिन तो तुम आरपीएससी के फैन थे, नोटिफिकेशन आ जाता है तो तुम कहते हो वाह आरपीएससी जिंदाबाद, और अब तुम इतने सुधार कर रहे हो 1 घंटे की क्लास में। ज़्यादा नहीं तो इसके अंदर जो है वो, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट वाली एजेंसी है,
जो भविष्य का निर्माण करती है, तो एटलीस्ट जो है वो दोस्तों जो है वो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो कार्यकाल याद रह जाएगा तुम लोगों को, पक्की बात। चलें आगे, चलो फिर बाद में आगे चलते हैं, आर्टिकल 317 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 317, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। 315 आरपीएससी, 316 नियुक्ति कार्यकाल और 317 दोस्तों जो हटाने की। 3 आर्टिकल याद रह जाएंगे। 317 हटाने के, 317 दोस्तों जो हटाने के याद रखें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर, केवल कदाचार के आधार पर दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कदाचार में दोषी सिद्ध किए जाने के पश्चात हटा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंशन चल सकता है, लेकिन दोस्तों जो आप लोगों के जांच के दौरान, किसी व्यक्ति की जांच चल रही है उसके दौरान अध्यक्ष और सदस्य को निलंबित करने का पावर दोस्तों, सस्पेंशन जो है वो एक बार के लिए हटाना जो है वो राज्यपाल के हाथ में, लेकिन हटाने की प्रक्रिया बहुत है। तभी तो बार बार अपने जोगाराम जी ने कहा कि ये कहने की बात जो है वो मतलब जो है वो अच्छी लगती है, लेकिन ये तार्किक बात नहीं है। आरपीएससी को हटाने की प्रोसेस जो है वो बहुत लंबी है। आरपीएससी को अगर रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन करना है, या जैसे राजनीतिक बातों में हम बोलते हैं कि भंग करना है, तो इसमें आर्टिकल 317 क्या कहता है कि अगर कदाचार के आधार पे हटाना भी है तो दोस्तों जो है सबसे पहले जांच जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट जांच करने के बाद भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट साहब हटाएंगे। और ये प्रोसेस बहुत लंबी है, ये प्रोसेस बहुत लंबी है, ये प्रोसेस है बहुत लंबी है। बस यही एक कारण बैठ रहा है। निलंबित राज्यपाल कर सकता है जांच के दौरान, जैसे भी कटारा जी की जो है वो निलंबन चल रहा है, कटारा जी का निलंबन चल रहा है। कटारा का तो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो जो है वो दोष की जांच चल रही है उनकी। निलंबन किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर हटाना जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे कैसे होगा कि कदाचार के आधार पे सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पे हमारे राष्ट्रपति साहब ये काम करेंगे। तो जब इतनी भारी बात थी तो फिर बाद में इसको चर्चा में लाने की जरूरत कहां थी? एक बात बताओ आप, जब ये इतनी भारी बात थी तो कोई चीज चैलेंजिंग है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें इको सर्वे कंप्लीट करवाऊंगा, तो वो चैलेंजिंग है, तो या तो मेरे को पहले उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी, बात कर ली तो मुझे करवाना चाहिए, फिर बाद में भाई मेहनत ही तो ज्यादा लगेगी। तो मैंने पिछले 10 दिन में गला फाड़ फाड़ के तुम्हें कवर करवाया। तो जब इतनी भारी, ये तो हर आदमी को पता है कि आरपीएससी का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं या भंग करना कोई राजनीतिक मांग है, तो ये तो बेसिक सी बात है कि आरपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्ष को हटाने के लिए सिद्ध कदाचार के आधार पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे, और जांच करने के पश्चात राष्ट्रपति साहब जो है वो ये काम करेंगे, तभी हट सकते हैं। निलंबन केवल राज्यपाल के पास है। तो ये बात जब पता थी तो फिर बाद में बात के साथ तार्किकता आनी चाहिए ना। तो क्या क्या जो है वो कदाचार किसे माना जाए कि गलत काम किसे माना जाए? तो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे निलंबित क्यों किया सोनिया जी? क्योंकि उनकी जो शिक्षक भर्ती के अंदर उनका जो संलिप्तता पाई गई थी, और उसके बाद में जो है वो उनका अब ऐसा ही भर्ती के अंदर संलिप्तता पाई गई है, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। हटाने की प्रोसेस में भी सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे, जांच करने के पश्चात बात जो है वो कहाँ जाएगी? राष्ट्रपति के पास जाएगी। तो टाइम लगता है, तो कम से कम एक बार हटाओ तो सही, निलंबित तो करो उन्हें। तो या तो कोई आदमी जो है वो कहीं से लाभ प्राप्त कर रहा है, या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, या दिवालिया हो गया है, या कोई अन्य वेतन पे काम कर रहा है, या मानसिक एवं शारीरिक रूप से दुर्बल है, तब उसे जो है वो हटाया जा सकता है। हाँ, तब जो है उन्हें हटाया जा सकता है, तब उन्हें जो है वो हटाया जा सकता है, तब उन्हें जो है वो हटाया जा सकता है। बताओ, बैठ गया मामला? चले आगे। अब राज्य वित्त आयोग पढ़ने वाले हैं हम लोग। आया मजा तुम लोगों को? सही से बताओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। सही सही जो है वो बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब 318 पे चलते हैं। अब दोस्तों 318 पर चलते हैं, 318 पे चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके जो है वो 319 पे चलेंगे। जो मेन आर्टिकल है वो तो पढ़ेंगे ना। अब आर्टिकल 318 क्या कहता है? अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तें क्या है? आपने 315 में क्या कहा? आरपीएससी होगा।
316 में क्या कहा आपने, जो है उनकी नियुक्ति के बारे में बताई बात, और 317 में आप क्या कह रहे हैं, उनके हटाने की बात है, उनके हटाने की बात। 318 में उनकी क्या शर्तें, सेवा शर्तें, सर्विस। तो पहली चीज तो जो है वो निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा निर्धारण किया जाता है, पहली चीज क्लियर। बताओ, अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा शर्तें, अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बाद वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब कमी नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती। और वो कमी क्यों नहीं की जा सकती दोस्तों, आप लोगों को याद करना। हाँ, आपकी क्लास खत्म होने के बाद ही लंच करने जाएंगे घर पे, ओके। मैंने भी नहीं किया अब तक, तो कर लेना आराम से। हाँ, क्या याद रखना है तुम लोगों को कि सदस्य एवं अध्यक्ष की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल साहब करेंगे और इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन है कब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका वेतन जो है वो क्या है, संचित निधि पर भारित है। दोस्तों, आपकी राज्य की जो है वो संचित निधि पर भारित है, और संचित निधि पर भारित वेतन, संचित निधि पर भारित वेतन जो है वो दोस्तों कभी भी कम नहीं किया जा सकता। बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, संचित निधि पर भारित वेतन है जिसे कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। दूसरा, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद पुनः उस पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, पुनः उस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। सर इसको बताओ भाई। देखो, कोई मेंबर है तो वापस मेंबर नहीं बन सकता, कोई अध्यक्ष है तो वापस जो है वो अध्यक्ष नहीं बन सकता, जायज बात है। तो क्या मेंबर अध्यक्ष बन सकता है? हाँ जी, अगर उसके पास टाइम पड़ा है तो मेंबर अध्यक्ष के रूप में आ सकता है। तो क्या सर अध्यक्ष मेंबर की तरफ आ सकता है? या अध्यक्ष क्यों आएगा, इतना बोला थोड़ा ही है, अध्यक्ष रहा हुआ है फिर मेंबर बन जाएगा। ठीक है, आगे यूपीएससी में जाओ ना, मना किसने किया, आगे यूपीएससी में जाओ ना, तो आर्टिकल 318 की शर्तें जब आप याद करेंगे तो राज्यपाल इनकी सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं और इनमें कोई भी कमी नहीं की जा सकती, और जो है ये पुनः अपने पद पर जो है वो नहीं लग सकते। मतलब मेंबर वापस मेंबर नहीं लग सकता, अध्यक्ष वापस अध्यक्ष नहीं लग सकता। इनको लगना है तो या तो यूपीएससी में जाओ, या फिर मेंबर साहब जो है वो अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर मेंबर साहिबान जो है वो क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। आई बात समझ? हाँ, क्लियर। अन्य स्टेट में जा सकते हैं, वो राजनीतिक बात है सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी कहना है सर टीकाराम साहब सीएम थे फिर डिप्टी सीएम बने थे ना, राजनीति समझौते करवाती है ना। तो बहुत सारे सीएम आगे डिप्टी सीएम भी रहे हैं, बहुत सारे सीएम आगे मंत्री भी रहे हैं, बहुत सारे सीएम आगे बेरोजगार भी रहे हैं। वो राजनीति है, और राजनीति में जनता जनार्दन है या पार्टी जनार्दन है ना। तो फिर या तो पार्टी सब कुछ है या फिर जनता है। जनता जिता दे तो संभावनाएं बनती हैं, लेकिन अगर आपके हेडक्वार्टर से निर्देश आ जाए तो संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो राजनीति और संवैधानिकता में अंतर है। क्लियर। अब 319 की तरफ चले। एक आयोग और पढ़ने की इच्छा है क्या? एक आयोग और पढ़ने की इच्छा है क्या, बताओ मेरे को। एक आयोग और पढ़ने की इच्छा है क्या? अच्छा है तो बताओ, एक आयोग और पढ़ा देता हूं। 319, आयोग के सदस्य न रहने पर पद धारण करने संबंधी प्रावधान। देखो, अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि के समाप्ति के बाद उस पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकते, पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। मतलब सदस्य को पदावधि की समाप्ति के बाद अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हो, लेकिन वो जो है पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य योग्यता के आधार पर यूपीएससी में जा सकते हैं, यूपीएससी में जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं दोस्तों? आपके यूपीएससी में जा सकते हैं। तो ये इसे वापस जो है वो एक्सप्लेन किया गया कि भाई आगे चलो, फिर बाद में इसको 19 को जो है वो एक्सप्लेन किया। 18 की जो लास्ट लाइन थी कि आप वापस पद पर नहीं आ सकते, तो फिर अगले ने पूछा बताओ भाई साहब कहां जा सकते हो? तो भाई आप जो अगर सदस्य हो तो अध्यक्ष के पद पे आ सकते हो, या फिर यूपीएससी में जा सकते हो, या फिर यूपीएससी में जा सकते हो। फिर आगे चलते हैं और आर्टिकल 320 के बारे में बात करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं? राज्य सरकार की अनुशंसा पर विभिन्न भर्तियों का आयोजन करवाना। कहते हैं ना
कि अभी सरकार से हमें जो है वो अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई, अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे। मतलब अपने मन से भर्ती नहीं करवाती है सरकार के विभाग, बताते हैं कि जी इतने आरएस, इतने आरपीएस, इतने तहसीलदार चाहिए, आप जो है भर्ती करवा दो। सर राज्य सरकार को कई मामलों में सलाह देना, कई मामलों में सलाह देना, जैसे भर्ती की पद्धति के मामले में सलाह देना, पदोन्नति या स्थानांतरण में सलाह देना, इनके सिद्धांतों में सलाह देना। ऐसे नहीं कि ट्रांसफर के अंदर जो है वो आप ये बताओ कि इसका ट्रांसफर कहाँ होगा, इसका ट्रांसफर, प्रमोशन और ट्रांसफर की पॉलिसी क्या है उसके बारे में ये आपको सलाह दे सकते हैं। वैसे जनरली पूछते ही नहीं है, सरकार अपने अनुसार काम चलती है। सरकार अपने जो है वो ट्रांसफर वांसफर अपने आप देख लेती है कि तुम तो बस केवल और केवल जो है भर्ती करवा दो वही बहुत है, और तुम रहने दो, और जो है वो आप रहने दो भाई साहब, हम देख लेंगे अपने आप। तो याद रखें दोस्तों, आप ये बेसिक सी बात है कि 323 के तहत जो राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन ये अपना सौंपते हैं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन काम क्या है, भर्ती का आयोजन करवाना। मेन काम क्या है, भर्ती का आयोजन करवाना, या फिर भर्ती से संबंधित पद्धति है उनके अंदर ये जो है वो परामर्श देते हैं, या दोस्तों पदोन्नति के जो सिद्धांत है उनमें परामर्श देते हैं, या फिर स्थानांतरण की जो पॉलिसी है उनमें परामर्श अगर आरपीएससी से मांगी जाए तो देते हैं। हाँ, एकदम क्लियर। तो फिर बाद में किन मामलों के अंदर जो है वो इनसे जो है वो सलाह नहीं ली जाती, तो सरकार देखो कोई नई सर्विस बनानी है क्या, सरकार इनसे नहीं पूछती। पद का वर्गीकरण क्या है, सरकार इनसे नहीं पूछती। प्रोबेशन 2 साल होना चाहिए, 1 साल होना चाहिए, सरकार इनसे नहीं पूछती। प्रशिक्षण जो है वो दोस्तों जो है वो सरकार इनसे नहीं पूछती। वेतन क्या होगा, सरकार इनसे नहीं पूछती। ठीक है, तो याद रह जाएगा आर्टिकल 320 इंपॉर्टेंट है ना। बताओ आर्टिकल 320 इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आर्टिकल 320 आपके कार्यों से संबंधित आर्टिकल है, वो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको। थोड़ा बहुत डिटेल में अगर पढ़ लें तो अच्छा लगता है, आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कार्य प्रणाली राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम और विनियम 1963, राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम विनियम 1975 और अधिनियम 1976 के द्वारा तय की जाती है। कौन कौन से काम ये नहीं करते हैं, तो अब बताओ 315 से 20 तक जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक बेसिक पता चला होगा कि ये आपके आरपीएससी की बात कर रहा है। ये 316 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ किस चीज की बात कर रहा है, आर्टिकल 316 जो है वो आपके यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। और आर्टिकल 317 जो है वो दोस्तों पद से हटाने की बात कर रहा है, 3 पद से हटाने की बात कर रहा है। 318 जो है वो दोस्तों शर्तों की बात कर रहा है। और 319 जो है वो पुनः नियुक्ति की बात कर रहा है कि आगे भविष्य में नियुक्ति के प्रावधान क्या है, पुनः नियुक्ति के प्रावधान है क्या है, तो पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती आपके यहाँ। और 320 जो है वो कार्य की बात कर रहे हो, कौन कौन से कार्य, भर्ती से संबंधित ये काम करते हैं, भर्ती की पद्धति, पदोन्नति की पद्धति या ट्रांसफर की पॉलिसी क्या होगी उसमें ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। लेकिन पद कितने होंगे, वेतन कितना होगा, ट्रांसफर कहाँ होगा, इन सारी चीजों में इनकी नहीं चलेंगे, इन सारी चीजों में इनकी नहीं चलेगी, इन सारी चीजों में इनकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना। चले आएंगे, क्लियर। अब 2 आर्टिकल और पढ़ा देता हूं, फिर तुम लोग जो है एकदम फ्री मेरी तरफ से। तो हाँ, 2 आर्टिकल 21, 22 और सर इन इलेक्शन कमीशन में पढ़ा दो। मैं तो फाइनेंस कमीशन पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तो जो है वो फाइनेंस कमीशन पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। आगे वाले 2 आर्टिकल एकदम सिंपल है। आगे वाले 2 आर्टिकल 321 क्या कहते हैं, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। तो भाई अगर केंद्र के लोक सेवा आयोग को करना है तो केंद्र विधानसभा करेगी, और जो है वो राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करना है तो कौन करता है, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर आयोग के कार्यों का दायरा और विस्तार कर सकती है, आयोग के कार्यों का दायरा एवं विस्तार कर सकती है। क्लियर। 321 क्या कहता है, आर्टिकल 321 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल अपने यहाँ तो राज्य विधानसभा ही है, तो राज्य विधानसभा एक्ट के तहत विधेयक लाके इनके कार्यों के अंदर विस्तार कर सकती है। बताओ करना चाहिए क्या, तो गुरुजी जो दे रखे हैं वो हो जाए तो ये बहुत बढ़िया है, जो दे रखे हैं वो हो जाए तो ही बहुत बढ़िया है।
321 ये कहते हैं। 322 क्या कहता है, इनके जो वेतन भत्ते किस पर भारित होंगे। तो दोस्तों याद रखें, केंद्र के आयोग के वेतन भत्ते केंद्र की संचित निधि पे, राज्य के आयोग के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर जो है भारित होंगे, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, राज्य के भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। और 323 में रिपोर्ट, राज्यपाल प्रति वर्ष जो है राज्यपाल को ये अपनी रिपोर्ट देंगे कि तुमने कितना काम किया, ये कितना काम नहीं किया, कितनी बात की और कितना काम किया और कितना नहीं किया, ये रिपोर्ट इनको देंगे। अब मेरे किसी आर्टिकल को आप जो है किसी भी स्टूडेंट को इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिना आर्टिकल के फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, बिना आर्टिकल के प्रावधान नहीं पढ़ेंगे, बिना आर्टिकल के पढ़े हुए में मजा नहीं आता। आर्टिकल 315 में कहा गया है कि संघ के लिए यूपीएससी, राज्यों के लिए आरपीएससी, और अगर दोनों बोले तो ज्वाइंट पीसीएस जो है वो बन सकता है, जेपीएससी बन सकती है। हाँ, गवर्नर अगर कहे कि ये काम यूपीएससी को देखना चाहिए तो राष्ट्रपति से अप्रूवल दिला दो, हम देख लेंगे। को जी हाँ बात। 316 कि जो है वो दोस्तों नियुक्ति का काम जो है वो आपके यहाँ पर किसका है, राज्यपाल का है। और कार्यकाल जो है वो दोस्तों अब आपका, तो याद रखें नियुक्ति गवर्नर का, कार्यकाल पहले 660 था जिसे बढ़ाकर 662 कर दिया गया 41वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कोई गुरुजी एकदम जमा दिमाग में बात सेट है। हटाने की बात जब चले तो दोस्तों इनको हटाने के लिए कदाचार के आधार पर बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, फिर प्रेसिडेंट साहब हटाएंगे। निलंबन राज्यपाल कर सकता है, निलंबन राज्यपाल जो है वो कर सकता है। को होय गुरुजी याद होगी बात है। फिर बात आती है सेवा शर्तें, बात आती है दोस्तों आपकी सेवा शर्तें। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। और दोस्तों जो है वो याद रखें कटौती नहीं की जा सकती, लाभकारी परिवर्तन हो सकता है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, वापस पद पर नहीं आ सकते। फिर दोस्तों प्रावधान, भविष्य के लिए क्या प्रावधान है, क्या भाई भविष्य के लिए प्रावधान डायरेक्ट याद आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो मेंबर है तो वापस मेंबर नहीं बन सकता, तो मेंबर वापस अध्यक्ष बन सकता है, और अध्यक्ष जो है वो आगे जाके यूपीएससी में बने। फिर अध्यक्ष जो है वो आगे जाके यूपीएससी में बने। बताओ दिमाग में बैठी क्या बात है, पक्की बात। को गुरुजी 319 तक तो बैठ गई। हाँ वो राष्ट्रपति के पास ही जाएगी। 319 तक तो सर बैठ गया मामला, बैठ गया क्या तुम लोगों में मामला बात। हाँ तो 320 में आरपीएससी के कार्यों से संबंधित बात है, काम इनका भर्ती करवाना है, कोई भर्ती पद्धति से संबंधित मामला है, जैसे कोई भर्ती से संबंधित है, पदोन्नति से मामला है, कोई पदोन्नति से संबंधित मामला है, ठीक है, या कोई जो है वो दोस्तों ट्रांसफर से संबंधित मामला है, या कोई दोस्तों आपके ट्रांसफर से संबंधित मामला है। इस कंडीशन के अंदर जो है वो आरपीएससी जो है वो दोस्तों परामर्श दे सकती है, और इस कंडीशन के अंदर जो है वो आरपीएससी जो है वो कार्य करती है भर्ती का। लेकिन वेतन क्या होगा, पद कितने होंगे, ये सारे मामले, पद का वर्गीकरण क्या होगा, ये सारे मामले, या ट्रांसफर कहाँ होगा, ये सारे मामले सरकार जाने, इनका इसमें कोई रोल नहीं है। ओह सर एकदम क्लियर। और 321 कहता है कि राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल जो है वो दोस्तों याद रख लेना, राज्य विधानमंडल जो है वो इनके कार्य में विस्तार कर सकते हैं, और वो भी विधि बना के, वो भी विधि बना के। और 322 कहता है कि जो है वो दोस्तों इनके जो है वो वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर जो है वो भारित निधि पर जो है वो भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। बस तुम ये मॉक इंटरव्यू मत देखा करो अरविंद। क्लियर, बिल्कुल सेट है दिमाग में। इससे ज्यादा जो डाउट आ रहे हैं तुम्हें वो तुम्हारे एग्जाम से संबंधित नहीं है, तुम्हारी केवल और केवल जो जिज्ञासाओं से संबंधित है। हाँ वो क्या है दोस्तों
ये आप लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, ये आप लोगों को जो है वो प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। और 323 के तहत जो है वो अपनी क्या देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, और रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, रिपोर्ट आपके जो है राज्यपाल को देते हैं। तो वो कार्यकाल की निश्चितता है, उन्हें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान उस पद पर नहीं है, आगे जाके जो है वो भविष्य में वहाँ हो सकते हैं, और सारी चीज़ें मैंने तुम लोगों को एकदम डिटेल में पढ़ा दी। अब जब कभी भी आरपीएससी को याद करो, इन्हें अवार्ड भी मिले हुए हैं, मंथन अवार्ड मिला था टेक्नोलॉजी के लिए, स्मार्ट सिटी अवार्ड ई गवर्नेंस के लिए, टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड भी ई गवर्नेंस के लिए मिला था। अब कभी आरपीएससी पढ़ो तो आरपीएससी में आपके शॉर्ट नोट्स कैसे बनने चाहिए, आरपीएससी में आपके शॉर्ट नोट्स जो है वो दोस्तों जो है वो पहले तथ्य से संबंधित बनना चाहिए, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, उसके बाद में वर्तमान बात हो कि वर्तमान में कौन कौन है, और पूर्व के अंदर कौन से आईएएस कौन से आईपीएस आपके यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं, कौन सी महिला आपके यहाँ पे सदस्य रही हैं कि इन्होंने पद से त्यागपत्र दिया है, कौन कौन से कार्यवाहक रहे हैं, मैक्सिमम कार्यकाल किनका है, मिनिमम कार्यकाल किनका है, आगे जाके कौन यूपीएससी में चली गई, कौन जो है वो दोस्तों आगे जाके एमपी बने, जैसे सीआर चौधरी साहब बने, कौन जो है वो अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे, ये पूरी चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा फिर आपको आर्टिकल 315, आर्टिकल 316, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 याद होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगला केवल आपको आरपीएससी लिख कर दे रहा है, इसका मतलब फिर लापरवाही मत करो। आरपीएससी लिख कर दे रहा है तो फिर लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अध्यक्षों के टाइम पीरियड और सारी चीजें याद करने की इच्छा हो तो तुम लोग जो साइट पे कर सकते हो। अब बताओ, एक आयोग और पढ़ा दूं तुम लोगों को, इच्छा हो तो पढ़ा दूं यार, बड़ी आयोग है। हाँ, चलें, एक और पढ़ा दूं, बस आधा घंटा और लगेगा, एक आयोग और पढ़ाऊंगा इनको, उसके बाद ही खाना खाएंगे। एक चीज और याद रख लेना, आपके यहाँ पे जो है वो लोक सेवा आयोग का अपना एक सचिवालय होता है, जिसमें एक सचिव और अन्य अधिकारी होते हैं। प्रथम सचिव दोस्तों आपके यहाँ श्याम सुंदर शर्मा थे, महिला सचिव ओतिमा बोराडिया जी थे, वर्तमान सचिव रामनिवास मेहता हैं, वर्तमान सचिव रामनिवास मेहता है। गवर्नर डिसाइड करते हैं कि सचिव के अलावा कितने अधिकारी होंगे, गवर्नर कहते हैं कि दोस्तों जो है वो इनके अलावा कितने होंगे, तो ये याद रख लेना, कर लोगे, चले आएंगे। तो अन्य अधिकारियों, हाँ ये आपका सचिवालय। उसके अलावा आरपीएससी के संगठनात्मक ढांचे, क्या चाहिए, आरपीएससी, हाँ। और दोस्तों याद रखना, इसके कितने विभाग में बांटा हुआ है, 6 विभागों में बांटा है। एक प्रशासनिक विभाग होता है, एक भर्ती विभाग होता है, एक परीक्षा विभाग होता है, लेखा विभाग होता है, लो विभाग होता है और रिसर्च विभाग होता है। और जो पेपर जो होता है वो दोस्तों याद रख लेना, किसके कौन से विभाग के पास होता है, कौन से विभाग के पास होता है। तो प्रशासनिक विभाग कर्मचारी की सेवा शर्तों से संबंधित काम करता है। भर्ती विभाग का काम परीक्षा आवेदन प्राप्त करना, परीक्षा की कार्यवाही, साक्षात्कार करना। परीक्षा विभाग परीक्षा से संबंधित सुधार देखता है। लेखा विभाग इनके पैसों के मामले को, विधि विभाग लीगल मामले देखता है। शोध विभाग रिसर्च के बारे में काम करता है। 45 में कैश, ठीक है। अब तुम लोग देखो इनमें कौन सा विभाग क्या करता है, कौन सा विभाग क्या करता है। तो आज के लिए एक आयोग बहुत है, लेकिन आज के लिए नहीं, एक क्लास में वापस लूंगा तुम लोगों की शाम को, उसमें 2 आयोग और पढ़ेंगे, थोड़ा गैप दे दे के पढ़ते हैं। और ये जितने 7-8 आयोग हैं, इनकी सबकी पीडीएफ आपको कल एक साथ मिलेगी, है ना। तो बार बार ना टीम को कॉल करना, ना मेरे कमेंट सेक्शन में लगना, क्योंकि आज और कल में मैं सारे आयोग पढ़ा दूंगा, तो इनकी एक साथ ही कल मिल जाएगी, नहीं छोटी छोटी पीडीएफ मिलेगी ना, तुम्हारे काम आएगी ना, कोई मतलब। ठीक है, आज शाम को करंट की क्लास यूट्यूब पे होगी, उसमें 8 बजे आ जाना। हाँ,
तो ये कल तक मैं सारे आयोग करवा दूंगा, उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो आज रिवीजन क्या कर, आज थे कौन सा रिवीजन करो भाई, मैं कह दियो 2 दिन में कहीं बिगड़े, ये एकदम भोला हो गए, सुनमा हो गए, कोई फर्क पड़ रहा है कि तुम्हें आज या कल के अंदर? मैं जब 7 के 7 आयोग करवा दूं तो एक साथ दे दूं, इतना तो पढ़ा हुआ ही याद रह जाएगा। हाँ नहीं भाई, मैं अब ये डलवा दूंगा, फिर एक एक आएगी तो 7 पीडीएफ आएगी, इससे अच्छा A4 के अंदर पूरे 15 पेज मिल जाएंगे, फिर जीवन में कहीं देखने की जरूरत नहीं है, पूरे 15 से 20 पेज मिल जाएंगे, उनके ऊपर फोकस कर लेना फिर, ठीक है। अब साइंस की क्लास होगी और मेंस वालों के लिए पब्लिक एड की क्लास होगी, मेरी क्लास शाम को 8 बजे होगी। नहीं, पहले पीडीएफ नहीं दी जाती सुनीता जी, क्लियर। कल तक रुक जाओगे, कल तक रुक जाओगे तो सारे आयोग आपको एक साथ मिल जाएंगे, सारे आयोग एक साथ मिल जाएंगे। तो आरपीएससी को एक बार अपने मन में ही याद कर लो, नहीं इच्छा है तो फिर मैं वापस याद करवा दूं आरपीएससी कंप्लीट। तो कल तक रुक जाओ, ताकि अपना टारगेट क्या है, अगली क्लास में मैं तुम लोगों को वित्त और निर्वाचन आयोग साथ में करवा दूंगा। वित्त और निर्वाचन हो गया, फिर अगले के अंदर मैं तुम लोगों को मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त करवा दूंगा, मानवाधिकार और लोकायुक्त करवा दूंगा, ये दोनों इतने ही हैं। और ये होते ही आपके 6 आयोग हो गए, फिर एक सूचना आयोग करवाना है, फिर आपका एक सूचना आयोग करवाना है, ठीक है। तो आयोग में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी 3 क्लास लेंगे, छोटी छोटी ले लेंगे, 5 घंटे एक साथ पढ़ने के बजाय हम लोग जो है वो इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, हाँ ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। आज अभी लोक प्रशासन की क्लास चल रही है, आज सर हो रहे हैं मैं, इसलिए कोई क्लास नहीं हो रही, क्योंकि मेंस वालों की पब्लिक एड की हर दिन 3 घंटे क्लास चल रही है। तो एक बार रुक जाओ, कल से ही को पढ़ लेंगे, ओके। थैंक यू।